दोस्तों नमस्कार। मैं प्रशांत कौशिक संवाद इंडिया मंच पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। जैसे आप सभी जानते हैं कि लोकसभा का सत्र शुरू हो जा रहा है 22 तारीख से और इस बार 2024 का जो बजट है, इस बजट सत्र है और इसमें बजट पेश किया जाएगा देश की अर्थव्यवस्था को लेकर और जो लोगों की जो मन में क्या उम्मीद है बजट को लेकर। आम आदमी बजट में क्या सोचता है अपने लिए, किस तरह की वह उम्मीदें कर रहा सरकार से, या वह टैक्स में रियायत बात जो कही जाती है लगातार कि टैक्स में जो रियायत चाहता है आम आदमी, और जो महँगाई का जो स्तर है, उसमें भी वह कमी चाहता है एक आम आदमी, और बेरोज़गारी के जो आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं, उसमें भी जो युवा लोग हैं, युवा पीढ़ी है, वह भी चाहते हैं सरकार कुछ ऐसी व्यवस्था करे बजट के माध्यम से भी अपना दृष्टिकोण ऐसा पेश करे जिसमें नए रोज़गार का सृजन हो, नए रोज़गार की व्यवस्था हो और महँगाई के जो लगातार बढ़ रही है, उस पे भी अंकुश लगे, वह भी कम हो। तो तमाम तरह की जो उम्मीदें एक आम सामान्य नागरिक की सरकार से रहती हैं और सरकार भी अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के नए-नए जो बात बताती है, वह नए-नए जो तरीके इजाद करती है, वह किस तरह से सामान्य नागरिक की उम्मीदें और सरकार का जो प्रयत्न होता है अर्थव्यवस्था को लेकर आगे बढ़ने का। क्योंकि जो केंद्र सरकार, मोदी सरकार लगातार अर्थव्यवस्था को लेकर जो तमाम बातें करते रही हैं, वह भी इस बजट के माध्यम से प्रदर्शित करना चाहेगी। तो आखिरकार सामान्य नागरिक आम आदमी क्या सोचता है बजट को लेकर, उसकी क्या उम्मीदें हैं सरकार से और सरकार किस तरह का बजट लाने जा रही है। इन पर तमाम तरह की चर्चा इस समय राजनीतिक गलियारों में भी और अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में भी तमाम बातें कही जा रही हैं। इन्हीं सब बातों पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ देश के बहुत ही वरिष्ठ बिज़नेस जर्नलिस्ट हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े हैं, उनका परिचय मैं आप सभी से करा देता हूँ। हमारे साथ हिमांशु बयानी जी जुड़े हुए हैं, गुजरात राजकोट से, बहुत ही सीनियर बिज़नेस जर्नलिस्ट हैं और बहुत-बहुत नमस्कार। स्वागत करता हूँ, बहुत-बहुत अभिनंदन करता हूँ। तो हिमांशु जी, जो बजट आने जा रहा है, अब 22 तारीख से बजट सत्र शुरू हो रहा है पार्लियामेंट का। ऐसे में जो देश का जो एक आम नागरिक है, वह हमेशा चाहता है कि महँगाई कम हो, बेरोज़गारी कम हो और जो दूसरी जो टैक्स में जो रियायतें हैं, वह उसमें सरकार आम आदमी को राहत दे। तो इसको लेकर और सरकार का जो दृष्टिकोण होता है, दोनों को भी आप किस तरह से देखते हैं? क्या ऐसी क्या व्यवस्थाएँ सरकार आने वाले बजट में कर सकती है, जो आम आदमी को राहत की सौगात लेकर आए? देखिए, अब मामला बजट में क्या हो गया है कि बजट जो होता है, वो बेसिकली रुपया कहाँ से आएगा और कहाँ जाएगा। एक अगर दृष्टिकोण देखें तो पूरे वित्तीय वर्ष की एक बात ऐसे होती है। बिल्कुल, बिल्कुल। अब ये सरकार ने बजट ऑन अकाउंट तो दे दिया था। अब बजट ऑन अकाउंट इसलिए दिया था कि जब वो आएँगे अगर वापस सत्ता में, तो उस टाइम पे वो डिटेल्ड बजट देंगे। तो अब ये रुपया कहाँ से आएगा और रुपया कहाँ पे जाएगा, यही बात होती है। तो रुपया आता जनरली कहाँ से है? टैक्स कलेक्शंस के ज़रिए आते हैं और रुपया जाएगा कहाँ? तो कौन-सी सोशल की स्कीम्स में डाला जाएगा, डिफेंस का क्या एक्सपेंडिचर रहेगा, सब एक्सपेंडिचर्स का जो पूरा कितना पैक किया जाएगा, उनका कितना कंपोनेंट रहेगा, कितना परसेंटेज रहेगा, इसके ऊपर रहता है। अगर देखा जाए तो 2014 के साल से लेके अब तक के जो बजट्स हैं, वित्तीय वर्ष के भारत सरकार के जो यूनियन बजट्स है, वो इतने मतलब अभी एक नॉन इवेंट इसलिए बनते जा रहे हैं क्योंकि पहले क्या होता था कि रेल का बजट आता था अगले दिन और बजट आता था। और बजट में ज्यादातर लोग इसलिए बजट में रुचि रखते थे कि क्या चीजें महंगे हुई, क्या चीजें सस्ती हुई, किसके ऊपर टैक्स ज्यादा डाला गया, पर्सनल इनकम टैक्स में रियाया कुछ मिली या नहीं मिला, उसका टैक्स स्लैब बढ़ा घटा जो भी है, तो ये सब चीजें होती थी। ओके। अब इसके चलते क्या हुआ है कि रेल बजट तो है वो खत्म हो गया। रेल की जो अनाउंसमेंट है वह अलग तरीके से की जाती है। जहां तक दाम चीजों के सस्ते या महंगे टैक्स को लेके होने हैं तो उसका एक जीएसटी काउंसिल बन गया। जीएसटी काउंसिल अभी 2017 से डिसाइड करता है कि कौन सी चीजों के ऊपर कितना टैक्स लगेगा। तो वो एक्साइटमेंट भी चला गया है। तो ज्यादातर अगर आप बजट देखेंगे उसमें कुछ तरीके की घोषणाएं होती है। डिफेंस का स्पेंड क्या रहेगा, वॉर मेमोरियल बनाने की बातें, सोशल स्पेंड के ऊपर ज्यादा बातचीत रहती है। तो सोशल स्पेंड के ऊपर गवर्नमेंट को इंटरेस्ट होता है लेकिन आम जनता को इतना इंटरेस्ट जी। नहीं रहता। टूरिज्म के स्पॉट्स बनाएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर ये वो, तो ये इतना डायरेक्टली मतलब पब्लिक को उस तरीके से टच नहीं करता है। और पर्सनल इनकम टैक्स की जहां तक बात है तो वहां तक लोग ये देख रहे थे कि पर्सनल इनकम टैक्स को लेके तो उसके लिए अब एक एक वर्ग है, मतलब 100 में से जो 4 लोग टैक्स पे करते हैं उनकी रुचि थोड़ी रहती है बजट में। इन सब चीजों के चलते ये जो बजट है अभी जो सरकार देने वाली है, इसके ऊपर सबकी नजर इसलिए है कि ये बजट में क्या नया आएगा। क्योंकि दुनिया में अगर आप देखने जाए तो दुनिया में सब जगह पे जिस तरीके के हालात हैं उसमें कच्चे तेल के दाम बहुत बढ़े हुए हैं। तो क्या सरकार किस तरीके का प्रोविजन करेगी बजट में? पिछले साल 65 डॉलर प्रति बैरल का प्रोविजन किया था, इस बार कितना करेगी? इसके चलते यह तय होगा कि
किस दिशा में मतलब महंगाई थोक दर जा सकता है, या जीडीपी किस दिशा में जाएगी, कंट्री में कितनी मतलब बोरोइंग कितनी लेगी सरकार, इन सब स्कीम्स को एड्रेस करने के लिए टैक्स कलेक्शन कहां से होगा। अभी दिनेश वोरा जी के प्लेटफॉर्म पे माता हूं, वहां पे एक और बात आई कि यूपीआई के ट्रांजैक्शंस के ऊपर शायद टैक्स लग सकते हैं, ऐसी बात इस बजट में चर्चा में है सब जगह पे। तो अगर ये होता है तो बिल्कुल मतलब एक टैक्स कलेक्शन का जरिया बन जाएगा सरकार का, तो वहां से टैक्स आएगा, वो पैसा वो कहां पे खर्चेंगे, ये सब बातें होती। इस बार के बजट में ज्यादातर जिस तरीके से इंडस्ट्रीज, मीडियम स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, मीडियम स्मॉल एंटरप्राइजेस, ये जो भी है, उनको लेके क्या नई घोषणाएं की जा सकती है, क्योंकि मैन्युफैक्चर इकोनॉमी अगर आपको रिवाइव करनी है, चाइना में जिस तरीके के हालात है बैंकिंग के, वहां पे जो परिस्थितियां वहां पे पैदा हुई है, उसके चलते इंडिया के पास एक मौका है। तो सबकी नजर रहेगी एग्रीकल्चर में क्या रियायत देती है सरकार, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे वी आर एन एग्रीगेरियन इकोनॉमी। तो एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या एक नया कुछ आ सकता है, रिफॉर्म्स किस तरीके से। फार्म लॉस की तो बात हम नहीं करेंगे क्योंकि फार्म लॉस तो रिपेल हो चुके हैं। तो रिफॉर्मिस्ट किस तरीके से बजट रहेगा, ये पॉपुलिस्ट कैसे रहेगा, उसके ऊपर भी सोचना पड़ेगा। तो एग्रीकल्चर सेक्टर में मुझे लगता है सरकार ज्यादा फोकस कर सकती है, ऐसी संभावना है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को रिवाइव करने के लिए, उसको मोशन में लाने के लिए, क्योंकि सप्लाई चेन बॉटलनेक्स जिस तरीके से कटे हुए चाइना की जो परिस्थिति, अगर उसमें इंडिया आगे जाना चाहता है तो उसमें क्या इंसेंटिवाइज उसको कैसे किया जाए, इसके ऊपर शायद बात हो सकती है। और जो सबसे बड़ा मैं एरिया देख रहा हूं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर में सरकार ने बजट बढ़ाया था इंफ्रास्ट्रक्चर में, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर की आज हालत क्या है, रास्ते टूटे हुए, पुल टूटे हुए। तो इसमें क्या फोकस और क्या थ्रस्ट रहेगा। और बाकी जो बातें आ रही है, जहां जहां पे भी ये रिलीजियस सर्किट और टूरिज्म को लेके जिस तरीके से सरकार का झुकाव रहा है, तो उसमें भी शायद ऐसी योजनाओं की घोषणाएं हो सकती है। सर्विस सेक्टर यानी कि जो अर्बन वोट बैंक है सरकार की, हाल की जो, उस अर्बन वोट बैंक को इसमें से क्या फायदा मिलेगा, तो उसमें डेफिनेटली पर्सनल टैक्स स्लैब की बात आ सकती है। क्योंकि एक तरफ अगर आप यूपीआई को मतलब टैक्स नेट में ले जाना चाहते हैं, यूपीआई के ट्रांजैक्शंस को, तो आपको वहां पे कुछ, मुझे लगता है आपको टैक्स स्लैब बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि आप इस तरह से टैक्स कलेक्ट करेंगे और उस तरफ से थोड़ा आपको रियायत देनी पड़ेगी। तो लगता है कि शायद अगर कोई और जरिया बना लिया है टैक्स कलेक्शन का, तो टैक्स स्लैब में कुछ संभावनाएं हो सकती है कि 25-50 हजार रुपए की टैक्स स्लैब में कुछ रियायत दी जाए, क्योंकि ये देना पड़ेगा। अगर आप ये नहीं देंगे और वहां से भी पैसा खर्च यूपीआई में भी आप टैक्स कलेक्शन करेंगे, तो शायद इतना एक पॉपुलिस्ट बजट ना हो पाए, ऐसी संभावना दिखती है। तो इसके चलते एग्रीकल्चर सेक्टर, सर्विस सेक्टर और मैन्युफैक्चरिंग, हमने जिस तरीके से बात की, उसमें उन तीनों क्षेत्र में सरकार ये कर सकती है इस बजट में, ऐसी संभावना दिखती है। लेकिन सबसे बड़ी चीज जो है कि सरकार पैसा कहां से लाएगी, क्योंकि 250 करोड़ का डेट ऑलरेडी है हमारे ऊपर, हमारे देश के ऊपर। बहुत सारे जो मिलेनियल टैक्स पेयर्स है वो ये कंट्री छोड़ के जा चुके हैं, ये देश छोड़ के जा चुके हैं, मतलब वो टैक्स पेयर्स की संख्या में भी कमी आ रही है धीरे धीरे। इसके चलते ये सरकार एक बैलेंसिंग टाइट रोप जैसी सिचुएशन है, मतलब एक खंबे के एक तार के ऊपर एक खंबा लेके चलना है, इस पार से उस पार, वो कैसे करेंगे ये देखना पड़ेगा। और उसके चलते जो भी स्पेंड की बातें आएंगी, मुझे लगता है रेलवे के स्पेंड के ऊपर भी बातें आएगी, क्योंकि ये सब चीजें भी, और पैसा अगर लाना है तो डिसइन्वेस्टमेंट, यानी कि सरकार की जितनी कंपनियां हैं उसमें प्राइवेट साझेदारी किस तरीके से की जाए, उसके जो सीलोज है वो कैसे खोले जाए, और उसमें वर्ल्ड की कंपनियां कैसे आएंगी, क्या करेंगी, ये भी एक संभावना मैं देख रहा हूं। लेकिन सबसे बड़ी चीज डिसइन्वेस्टमेंट में, फिलहाल भारत में जो कंपनियां हैं भारत सरकार की, वो ज्यादातर एक मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमी जब थी तब की ओल्ड इकोनॉमी वाली कंपनियां हैं, स्केल ऑफ इकोनॉमी उतनी बड़ी नहीं है। उसके चलते स्केल ऑफ इकोनॉमी जिस तरीके से बढ़ी है, न्यू इकोनॉमी की कंपनियां जिस तरीके से मार्केट में आई है, जो माइनिंग को लेके है या सोलार को लेके, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेके, उसके चलते ऐसे स्टार्टअप्स या ऐसी कंपनियां कौन सी होगी जिसको भारत के इन सरकारी जो कंपनियां उसमें इंटरेस्ट होगा, मुझे लगता है ये भी देखना पड़ेगा। क्योंकि सरकार ने पिछले सालों में इसमें मेहनत कर ली है, रोड शोज वगैरह किए हैं कि डिसइन्वेस्टमेंट किया जाए, लेकिन इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिला नहीं। तो क्या हो सकता है और किस दिशा में ये सब पाइप्स खुलेंगे, मुझे लगता है हमको वेट करना पड़ेगा 23 जुलाई के दिन, और उसके ऊपर हमको नजर रख के बैठना पड़ेगा कि 11 बजे से लेके, क्योंकि लास्ट टाइम की जो बजट की स्पीच थी ऑन अकाउंट वाली नहीं, उसके पहले की, वो सबसे
कम दी गई स्पीच थी। जो टाइम फ्रेम होता है, मतलब धीरे धीरे बजट क्या अभी एक नॉन इवेंट बनता जा रहा है। तो क्या इस बार भी बजट की स्पीच सबसे कम होगी, या बहुत सारी मतलब पिटारा निकलेगा सरकार की तिजोरी से? इसके ऊपर सबकी नजर बनी हुई है। लेकिन धीरे धीरे, जैसे मैंने कहा, कि बजट एक नॉन इवेंट बनता जा रहा है, क्योंकि अभी जीएसटी डिसाइड करता है, जीएसटी काउंसिल, क्या महंगा होगा क्या सस्ता होगा। रेल बजट अलग कर दिया गया है, ट्रेन की कोई घोषणाएं होती नहीं, तो रहता है सिर्फ पर्सनल टैक्स, इनकम टैक्स के ऊपर। और उसमें अगर कोई मतलब ऐसी बातें आती है जैसे ये जीएसटी वगैरह, न्यू टैक्स रिफॉर्म्स या न्यू फाइनेंशियल बिल को लेके कुछ बातें आती है, तो उसके ऊपर बिल्कुल एक इंटरेस्टेड जो एक फ्रेटर्निटी होती है चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की, फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स की, शेयर बाजार की, क्योंकि क्या घोषणाएं होगी उसके ऊपर कंपनी के शेयर के भाव ऊपर जाएंगे नीचे आएंगे, क्या पॉलिसी लेवल पे डिसीजन लिया जाता है। मान लीजिए कि सरकार ने जैसे एक बार कहा था एक बजट में, 2014 के पहले बजट में, कि वैक्सीनेशन का प्रोग्राम हम पूरा बिल्टअप कर रहे हैं बांग्लादेश और सब सार्क कंट्रीज में। तो तब जाके जो भारत बायोलॉजिकल्स करके जो एक कंपनी है, उनकी जो शेयर की प्राइस है वो इमीडिएटली बढ़ गई थी, क्योंकि उनका वैक्सीन बनाते हैं, तो वैक्सीन का डिमांड बढ़ेगा। गवर्नमेंट की कंपनी है, शेयर बाजार पे लिस्टेड है। तो ये सब चीजों के ऊपर नजर रखनी पड़ेगी। हेल्थ केयर के ऊपर कितना फोकस रहता है, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर कितना फोकस रहता है, एजुकेशन सेक्टर के ऊपर कितना फोकस रहता है, बेसिक्स जो होते हैं उनके ऊपर कितना फोकस किया जाता है, खुदरा बाजार में किस तरीके का इसका इम्पैक्ट आता है, ऑनलाइन जो ट्रांजैक्शन है उसके ऊपर अगर टैक्स डाला जाता है तो ऑनलाइन या B2B वाले कितने वो होगा, क्या खुदरा बाजार इसको लेके मतलब एक चिल करेगा कि चलिए ऑनलाइन के सामने टक्कर लेने के लिए अभी हम सस्ता बेच रहे हैं तो हमको ये फायदा है। तो वो ऑनलाइन के जरिए ऑफलाइन के मोड में जो कंपनीज काम कर रही है, जिनके रिटेल स्टोर्स है, बड़े बड़े ब्रांडेड स्टोर्स है, ये वो, तो उनका शेयर का भाव क्या रहेगा, ये सब मुझे लगता है 23 तारीख को हमको पता चलेगा। और कुछ घंटे के अंदर मार्केट जिस तरीके से बिहेव करेगा उसके ऊपर पता चल जाएगा कि बजट पॉपुलिस्ट मेजर वाला है या नॉन पॉपुलिस्ट मेजर वाला है। बिल्कुल, बिल्कुल। बड़ी महत्वपूर्ण बातें आपने कही हैं बजट को लेकर कि किस तरह की सरकार किस क्या योजना ला सकती है या कॉमन मैन जो आम आदमी है क्या सोचता है। लेकिन बात ये आती निकल के जैसे कि राजकोषीय घाटा लगातार बढ़ता जा रहा है जैसे आपने बताया और साथ ही एमएसएमई जो सेक्टर है या रियल एस्टेट का जो सेक्टर है, मैन्युफैक्चरिंग का सेक्टर है और साथ ही एग्रीकल्चर, ये कुछ ऐसे एकदम से अर्थव्यवस्था की रीढ़ है हमारी। तो ऐसे में इनके लिए कोई विशेष आप कुछ ऐसी योजनाएँ देख पा रहे हैं, कुछ रीड कर पा रहे हैं सरकार का जो मंतव्य है कि किन चीज़ों के लिए विशेष रूप से वे क्या ऐसी योजना ला सकती है सामने जो इनसे इन्हें बूस्ट अप कहीं न कहीं इन्हें और आगे बढ़ाने में मदद मिले। पूरा क्योंकि सेक्टर एमएसएमई इस तरह लगातार चर्चाओं में बना हुआ पूरा सेक्टर है और सरकार का बड़ा फोकस भी रहा है पिछले अगर हम कार्यकाल की बात करें। स्किल इंडिया उनका रहा, बड़ा विज़न रहा है स्किल इंडिया को लेकर, लेकिन आजकल वो बात नहीं की जाती है। तो इसको लेकर आप किस तरह सोचते हैं बजट के अंदर क्या इनको लेकर नई योजनाएँ कुछ सरकार ला सकती है? हाँ, मतलब जिस तरीके से फेम स्कीम लाए थे ईवी व्हीकल का बूस्ट करने के लिए और बाद में उसमें थोड़ा बहुत चेंजेस आया था, तो ऐसी संभावना मैं दिख रहा हूँ कि ऐसी, क्योंकि देखिए चाइना के जो हालात है फिलहाल, सप्लाई बॉटलनेक्स जिस तरीके से है, रशिया के साथ जो रिसेंट जो हमारे जो रिसेंट विजिट हुई उसमें जिस तरीके की बातें सामने आई है, तो मुझे लगता है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के पास एक अपेक्षा रखने का मतलब एक रीजन है कि वो अपेक्षा रख सकते हैं कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। लेकिन जैसे मैंने कहा कि अगर आप कुछ इंसेंटिवाइज करते भी है तो 1 साल के अंदर वो कारखाना खड़ा होगा, उसमें से माल निकलना शुरू हो जाएगा, ये सब आपको देखना पड़ेगा। क्योंकि कारखाना एक रात में खड़ा नहीं होता है। कारखाना खड़ा करने में जमीन संपादित करनी पड़ती है। मतलब आप पॉलिसी अगर किस तरीके की आती है, मशीनरी इंपोर्ट करनी पड़ती है, मैन पावर रिक्रूट करना पड़ता है, बाजार में मार्केट में एक जगह बनानी पड़ती है अपने प्रोडक्ट को लेके। तो ये सब चीजें एक रात में नहीं होने वाली। मतलब ये इसका अगर आप देखेंगे कि बजट के साथ लिंक करेंगे तो बात अलग है। लेकिन बजट में अगर मान लीजिए ऐसी कोई इंसेंटिवाइज करने की स्कीम्स आती है जहां पे ऑलरेडी इस दिशा में कारखाने लग चुके हैं या कुछ काम हो रहा है, तो संभवत है कि उनकी जो कंपनीज लिस्टेड होती है या उस सेक्टर के सप्लाई चेन के माध्यम से हो, मान लीजिए कि ऑटोमोबाइल्स में सरकार ने कल जीएसटी में या बजट में ऐसा कोई इंसेंटिवाइज कर दिया कि अगर आप ईवी का कारखाना लगाते हैं जिसमें आप मतलब साल के 1,20,000 व्हीकल्स बनाते हैं 10,000 महीने के मिनिमम, तो इतनी आपको कॉर्पोरेट टैक्स में रियायत मिलेगी। तो इसके चलते जो कंपनीज उनके सील्स बना रही है, सील नेक्स बना रही है, उनके एक्सेल्स बना रही है, जहां से ये सप्लाई होता है उनको,
अगर ये कंपनीज लिस्टेड है तो उनमें एक तरीके का जोश आ जाएगा। ठीक है, कंज्यूमर्स ये ज्यादा व्हीकल बाय करेंगे क्योंकि आपने टैक्सेशन की जो पॉलिसी है उसमें ये करके आपने डिस्काउंटिंग का एक मॉडल अपने मतलब जो डीलर्स है उनके, तो वहां पे सेंटिमेंटली ये चीज बढ़ सकती है। सेंटिमेंटली एक सेंटिमेंट आता है जिसका इंपैक्ट आपको मार्केट में देखने को मिलेगा, लेकिन प्रैक्टिकली जब भी इंप्लीमेंट होता है, इसलिए क्या होता है बजट के दिन अगर आप देखेंगे तो पूरा सत्ता पक्ष के लोग हमेशा यही कहते हैं, चाहे कोई भी हो, कांग्रेस हो या बीजेपी की, बहुत अच्छा बजट, और विरोध पक्ष उसकी टीका करता है। दूसरे दिन जैसे जैसे आप एक्सपर्ट्स, एनालिस्ट, इन सब लोगों को सुनते जाएंगे, केपीएमजी, बिग फोर जो है, केपीएमजी है या प्राइस वाटर कूपर हाउस है, अर्नस्ट एंड यंग है, डेलॉयट है, इनके जो बड़े बड़े मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, फाइनेंशियल एक्सपर्ट जब डिसिफर करते हैं उस बजट को सीआईआई की पैनल में या फिक्की की पैनल में, तब जाके आपको पता चलता है कि इसमें क्या, व्हाट वाज टू रीड बिटवीन द लाइन्स, कि किस चीज की क्लैरिटी हुई है, किस चीज की नहीं हुई है। तो 24 घंटे के बाद ये फीवर थोड़ा स्टेबलाइज होता है। तो मैंने जैसे कहा कि एक मौका है, अगर मान लीजिए कि सप्लाई बॉटलनेक्स की समस्या है, चाइना में प्रॉब्लम्स है, तो भारत के पास बिल्कुल एक मौका है, लेकिन वो ऐसा है कि आप उसको इमीडिएटली कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, क्योंकि जैसे मैंने कहा 205 लाख करोड़ का कर्ज है, तो अगर आप मान लीजिए कहीं पे भी कुछ उल्टा मतलब कोई तरीके की रियायत देना चाहते हैं, अगर उसका डेंट मान लीजिए दूसरे 1000 करोड़ होता है तो वो समस्या है। तो आपको वो सब चेक्स एंड बैलेंसेस देखने पड़ेंगे कि यहाँ पे अगर आप रियायत देते हैं तो रुपया आएगा कहां से। मान लीजिए कि आपने यहाँ पे कुछ रियायत दे दी 1 रुपये में, 1 पैसे की ऐसी, तो वो 1 पैसा दूसरा आएगा कहां से। तो ये बैलेंसिंग में मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो बात दिनेश वोरा जी ने कही थोड़ी देर पहले, मैं उनके प्लेटफॉर्म पे था, कि यूपीआई टैक्स नेट में आ सकता है, यूपीआई के ट्रांजेक्शन टैक्स नेट में आ सकते हैं, 20 लाख करोड़ के ट्रांजेक्शन होते हैं हर महीने। तो ये बहुत ही बड़ा मतलब एक सोर्स ऑफ रेवेन्यू बन सकता है, और अगर वो सोर्स ऑफ रेवेन्यू बनता है तो कहां पे सरकार फिर वो करती है, वैक्सीनेशन को लेके क्या करती है, हेल्थ केयर में कहां पे स्पेंड करती है। अगर आपको पॉपुलिस्ट बजट देना है, 240 सीटें आपको मिली और आपको अगर पॉपुलिस्ट बजट देना है, तो आपको इन सब मुद्दों को आपके मतलब आपको मद्देनजर। दूसरी तरफ नीतीश और नायडू ने जिस तरीके से अपने राज्य को लेकर एक लंबी फहरिस्त दे दी है, तो उसको भी आपको कंसीडर करना है, और उसके चलते अल्टीमेटली विपक्ष इस बजट को कैसे लेता है ये भी देखना है आपको, और प्रजा कैसे लेती है, मार्केट्स कैसे लेती है। तो ये बड़ा ही मतलब कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस एंड एक्सरसाइज है। ऐसा नहीं है कि हो गया डिक्लेयर कर दिया, शाम को सबने पटाखे फोड़ दिए, मिठाइयां खा ली, ऐसा नहीं होता। इसके इम्पैक्ट लॉन्ग टर्म देखने को मिलते हैं, और जिस तरीके के माहौल बना हुआ है पूरी दुनिया में, कमोडिटी का प्राइसेस जिस तरीके से साइक्लिकल उसमें चल रहे हैं, सप्लाई नेक्स कटे हुए हैं। अभी अगर आप भारत में देखेंगे तो भारत में सबसे बड़ी जो समस्या है महंगाई की, वो ये है कि ये महंगाई जो है ना, ये महंगाई कमोडिटी प्राइसेस से ज्यादा टैक्स ड्रिवन महंगाई, हर एक चीज के ऊपर जीएसटी है, चाहे वो 5 रुपए का बिस्किट का पैकेट हो या कुछ भी हो, ठीक है। और उसके चलते अगर आप मान लीजिए दूसरा जो एक प्रोडक्ट सरकार ने मतलब एक जोरों शोरों से किया है, यूपीआई, अगर उसको भी आप टैक्स नेट पे लेके जाएंगे तो टैक्स के ऊपर टैक्स हो जाएगा, क्योंकि आप जो ट्रांजैक्शन करेंगे मतलब वो एक ट्रांजैक्शन टैक्स हो जाएगा, और उसके ऊपर जीएसटी लगेगा। तो ये टैक्स के ऊपर, तो इसकी वजह से आपकी प्रोडक्ट और आपकी जो प्रोडक्ट साइकिल या प्रोडक्ट प्राइसिंग है वो महंगी हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं, बड़ा महत्वपूर्ण आपने सवाल उठाया है कि अगर यूपीआई ट्रांजेक्शन पे भी टैक्स लग गया तो ये भी अगर देखें तो एक सीधा एक आम आदमी पर भी हमने टैक्स का एक बोझ पड़ेगा, और लगातार टैक्स। होता क्या है प्रशांत जी, आप यूपीआई मान लीजिए कि 2 कप चाय पिया आपने, 20 रुपया दिया, तो आपने वो फोन का स्कैनर करके कर लिया, भगवान के शुक्र से, भगवान का आशीर्वाद कहिए, मैं नहीं यूज करता हूँ। हालांकि मैं एक बिजनेस जर्नलिस्ट हूँ, टैक्स से भी बंदा हूँ, लेकिन मैं ये टेक पेमेंट्स यूज नहीं करता हूँ। तो हुआ क्या कि आपकी 10 रुपये की चाय अगर आप डिजिटल जरिए से करते हैं तो उसके ऊपर टैक्स है, तो आपकी 10 रुपये की चाय मान लीजिए 11 रुपये की हो जाएगी, शायद 1 रुपया बढ़ जाएगा। तो क्या नोट से आप पसंद करेंगे फिर करना, फिजिकल नोट से? तो फिजिकली ट्रांजेक्शन बढ़ जाएगी ज्यादा, या फिर आप फिजिकल नोट्स सर्कुलेशन में से बाहर लेके जाएंगे और कहेंगे कि डिजिटल करेंसी का इस्तेमाल कीजिए। तो ये और भी खतरा है। आप देखिए क्या हो रहा है, पूरी एयरलाइन के सर्वर्स बंद है, ब्रोकरेज के सर्वर बंद है,
माइक्रोसॉफ्ट में कुछ प्रॉब्लम आई है, उसके विंडोज के उसमें सब क्रैश हो चुका है, और आईटीआर फाइलिंग का मामला है, सब जितने भी वो शेयर बाजार में ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं उनको समस्याएं खड़ी हो गई है। तो अगर डिजिटली आप अगर करेंसी लेके भी जाना चाहते हैं तो इन सब मुद्दों को आपको देखना पड़ेगा, आपका पूरा ट्रांजैक्शन हॉल्ट आ जाएगा अगर एक दिन ऐसी भी कुछ समस्याएं होती है। सही, बिल्कुल सही बात है, बट तकनीक तो कभी भी धोखा दे सकती है। तकनीक के भरोसे तो अगर सब चीज़ें सिस्टम आधारित हो जाएगा तो बड़ा मुश्किल हो जाए। कई बार हम टेक्नोलॉजी नॉर्मल नॉर्मल उसमें भी देखते हैं, कहीं हम चीज़ खरीदने गए हैं, कुछ बाज़ार से परचेज़ करते हैं और वहाँ पे हम अगर ऑनलाइन ट्रांज़ैक्शन कर रहे हैं, तो कई बार वो सर्वर की वजह से 10-10 मिनट लग जाते हैं कई बार। बैंक के सर्वर काम कभी कभार नहीं कर रहे होते हाँ, हैं। कई बार नहीं कर कर रहे होते हैं। तो ये हाँ, परमानेंट इसमें ऐसा तो नहीं कि केवल इस पे निर्भर हुआ जाए, तो इस पे हाँ, कैश जो फ्लो है वो बढ़ जाएगा, हो सकता है ऐसा। ये वही बिल्कुल बात। संभावना में से अगर कैश बढ़ रहा है तो ऑटोमेटिकली आपका जो मंसूबा था डिमोनेटाइजेशन का कि ब्लैक इकोनॉमी, ब्लैक करेंसी को खत्म करना है, वो तो ऑटोमेटिकली आप मजबूर बढ़ावा दे रहे हैं ना। बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल। ये बड़े सवाल हैं जो सरकार को भी एड्रेस करने हैं और आम आदमी को भी एड्रेस करना है कि इन चीज़ों से वे कैसे निपटेगा। अगर ऐसा कुछ सरकार इम्प्लीमेंट करती है, ऑनलाइन ट्रांज़ैक्शन पे टैक्स का अगर वो अपना प्रावधान लाती है। देखिए, अगर हम आप सामान्य व्यक्ति के दृष्टिकोण से बात करें, आम आदमी के दृष्टिकोण से बात करें, उसको अर्थनीति से कोई मतलब नहीं होता, देश की अर्थव्यवस्था क्या है, किस दिशा में जा रही है, उसको तो केवल मतलब होता है, उसको उसका जो खर्च रसोई का है, वह उसके कंट्रोल में रहे, उसकी रसोई के खर्च में कोई बढ़ोतरी ना हो और उसका जो जीवन है आराम से चलता रहे, महँगाई का जो बोझ है उस पे ना पड़े या बेरोज़गारी का या तमाम तरह की जो टैक्स का बोझ है उस पे ना पड़े। उसका तो केवल इतना सा एक उद्देश्य सरकार से उम्मीद इतनी होती है। तो लेकिन लगातार जिस तरह से आपने कहा कि एक टैक्स का कहीं न कहीं नया एक प्रारूप आ सकता है सामने, तो सरकार का जो दृष्टिकोण है और आम आदमी का जो दृष्टिकोण है, दोनों में सिमिलरिटी क्यों नहीं होती है? नहीं देखिए, सरकार को अपने तरीके से ये सब चलाना पड़ता है। एक ज़माना था जब बजट आते थे तो 2014 के पहले हमने देखा है बहुत सारे एसोसिएशंस मिलने जाते थे फाइनेंस मिनिस्टर से। फाइनेंस मिनिस्टर भी पूरे भारत में घूम के ऐसे-ऐसे एसोसिएशन से मिलते थे, उनसे सुझाव लेते थे। सब एक चेक्स एंड बैलेंस होता था। लेकिन पिछले कुछ सालों में हमने देखा कि ये नहीं हो रहा है। क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ जो है वो जीएसटी काउंसिल आ गया है। जीएसटी काउंसिल डिसाइड करता है कि आपकी कौन-सी चीज़ महँगी होगी या सस्ती होगी। ठीक है, मान लीजिए कि कल को अगर चिली में अर्थक्वेक आता है तो कॉपर महँगा हो गया। तो कॉपर के ऊपर अभी आपको जीएसटी इतने से इतने तक बढ़ाना है या घटाना है, क्योंकि आपको कॉपर इंपोर्ट करना पड़ेगा। उसके ऊपर आपको एंटी डंपिंग ड्यूटी लगानी है, क्या करना है, ये सब उन मतलब अगर मान लीजिए कि समर की सीजन है, एयर कंडीशन की खपत है, कॉपर चाहिए चाहिए एयर मैन्युफैक्चरिंग में, तो सरकार वहां पे थोड़ा टैप्स अप डाउन कर लेगी और ऑटोमेटिकली आपको जीएसटी के आंकड़े अच्छे दिखेंगे, क्योंकि वो कहीं ना कहीं कोई कमोडिटी का प्राइस के ऊपर जीएसटी बढ़ गया है। तो ये जो एक डायलॉग की जो व्यवस्था थी, वो डायलॉग की व्यवस्था अब कहीं कहीं धीरे धीरे ध्वस्त होती जा रही है। एसोसिएशंस का एक से होता था, छोटे से छोटे उद्योग जो होते थे उनका एक एसोसिएशन होता था, तो उनका से होता था। क्लस्टर्स जो होते हैं, मान लीजिए आपके कन्नौज में उत्तर प्रदेश में इत्र बनाने का क्लस्टर है, ठीक है, फिर चमड़े का क्लस्टर है कानपुर में, तो वहां के जो एसोसिएशन, जो प्रेसिडेंट्स, आगरा में जैसे जूतों का पूरा वो बिजनेस है, तो उसके जो एसोसिएशन के प्रेसिडेंट्स वगैरह जाके मिलते थे, वो प्रेजेंट करते थे कि इतना इतना समस्या है, ये है, वो है, इतना अच्छा है, फायदा है, इतना अगर आप कर देंगे तो आपका टैक्स बढ़ेगा। ये सब चीजें जो होती थी वो डायलॉग्स आज खत्म हो चुके हैं। आज वन साइडेड चीज हो रही है, जो भी हो रही है, ये है आपको कंप्लाई करना है, दैट्स इट। तो ये जो पूरी बात है वो कंप्लायंस के ऊपर आ गई है, डायलॉग से हटके। तो इसलिए जो अल्टीमेटली जो समस्या यही है कि ये जो आवाज जो सुर उठने शुरू है, क्यों हुए हैं? रास्ते अगर खराब है तो आज आप देख लीजिए एक्स पे बॉम्बे में लोग निकल पड़े हैं, गड्ढों के ऊपर व्हाइट मार्किंग करते हैं, हैशटैग बीएमसी करते हैं, विकास करके लिखते हैं चूने से। ये आवाज क्यों बढ़ रही है? क्योंकि अल्टीमेटली प्रजा यही बोल रही है कि हम टैक्स पे कर रहे हैं, हमारा कोई से नहीं है, आप इतना घटिया इंफ्रास्ट्रक्चर हमको देते हो, तो ये अगर आप हमको एक एंटरप्राइज की तरह आपको अगर ये देश चल रहा है, तो हम कंज्यूमर है, हमारे कंज्यूमर लॉस के जरिए हम अपनी एक्टिविज्म रखेंगे। लेकिन बजट में ज्यादातर जो, जैसे मैंने कहा, डायलॉग की पूरी व्यवस्था जो है वो खत्म हो चुकी है। अब जो है वो सीधा आदेश है, और समाज, आज्ञाकारी समाज चाहिए तो समाज को वो आज्ञा का पालन करना है कि ये हमारी आज्ञा है, ये आपको पालन करना है। और बजट, अगर आप, मैंने जो कहा वो बात आप समझिए कि बजट को ऑलमोस्ट नॉन इवेंट बना दिया गया है। बजट के ऊपर चर्चा करना बहुत कठिन है, एक बात आप समझिएगा। सही कह बजट रहे के हैं, सही कह रहे हैं।
चर्चा करना बहुत ही कठिन है। पहले क्या था कि बजट के ऊपर चर्चा आप इसलिए कर सकते थे कि मान लीजिए किसी चीज के ऊपर टैक्स बढ़ा है, घटा है, जो भी हुआ है, तो उसका एक कंजम्पशन डेटा है, वर्ल्ड एवरेज है। स्टील में मान लीजिए कुछ टैक्सेस बढ़े तो आप बोल सकते थे कि ग्लोबली स्टील की जो कंजम्पशन एवरेज है उसके मुताबिक इंडिया कहीं ना कहीं 1/3 पे है। तो आने वाले दिनों में अगर इसके ऊपर रियाया मिल गया है, स्टील इंडस्ट्री को अगर मान लीजिए प्रोत्साहन मिलता है, तो स्टील प्रोडक्शन में इंडिया इस लेवल पे जा सकता है, स्टील कंजम्पशन में इस लेवल पे जा सकता है। ये चीज आप बात कर सकते थे। अब ये अवकाश ही नहीं रहा है। बजट में उन मुद्दों के ऊपर बात ही, बजट में मुद्दे होते हैं यही सब। कोई टूरिज्म प्लेस के ऊपर मतलब एक खर्चा होगा, हृदय स्कीम आएगी, ये आएगा, वो आएगा, तो स्कीम्स के ऊपर आपकी बात होती है, तो ऑटोमेटिकली आपका जो डिस्कोर्स है वो इन स्कीम्स के तरफ, और गवर्नमेंट ने ये स्कीम अच्छी निकाली ऐसा ही करके आता है। उसमें क्रिटिसिज्म की कहीं जगह नहीं रहती है फिर, अनलेस एंड अनटिल आपके पास उसका पूरा डेटा, और अगर वो डेटा लेके आप चैलेंज करें। तो होता क्या है कौशिक जी कि 1 रुपया आप खर्चने वाले हैं, आपकी जो आमदनी है वो 1 रुपया आप मैनेज करते हैं, और उसमें आप मतलब 40 पैसा कर्ज लेते हैं, तो जो रुपया आने वाला है उसमें से 60 पैसा आपका ओरिजिनल रेवेन्यू, 40 पैसा कर्ज है, और वो कर्ज को चुकाने के लिए आप 20 पैसा इंटरेस्ट पे करते हैं। तो आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया वाला मामला हो जाता है बजट में, अगर आप देखने जाए मोटे मोटे तौर पे। मतलब डेफिसिट बजट होता है, सरप्लस बजट देना थोड़ा कठिन हो जाता है ऐसे हालात में। लेकिन देखना है गवर्नमेंट कैसे करेगी। सरप्लस मतलब आपको कहीं से उस दिशा में आपको मतलब एक प्लस बजट दिखता है कि आप खर्चेंगे रुपया, आप लाएंगे 1 रुपया 20 पैसा, इवन कर्ज के साथ। और यहाँ पे डेफिसिट टू डेफिसिट हो जाता है, क्योंकि आप 1 रुपया खर्च करने जा रहे हैं, 1 रुपया कमाने के लिए आपको 40 पैसा कर्ज लेना, उसका आप 20 पैसा इंटरेस्ट भर रहे हैं, तो आप मतलब 60 पैसा डेफिसिट वाला बजट। बिल्कुल, बिल्कुल। जैसा आपने बिल्कुल ठीक कहा कि अगर हम बात कर रहे हैं कि जैसे कि लोकप्रिय बजट की आपने बात करी थी कि सरकार क्या लोकप्रिय बजट लाएगी, और जिस लोकसभा चुनाव में जो उन्हें डेंट लगा है, जो उनकी सीटें कम हुई हैं, सरकार को इसका पूरा एहसास होगा कि जो उनकी नीतियाँ हैं, कहीं न कहीं आम आदमी उसको रिजेक्ट कर रहा है। लेकिन अगर हम 3 राज्यों, आने वाले समय में 3 राज्यों में चुनाव होने हैं, विधानसभा के चुनाव भी होने हैं, क्या उसके देखते हुए भी सरकार इस बजट में कुछ ऐसे प्रावधान करेगी कि लोगों को राहत मिल सके? या केवल जिस तरह से उनका जो पिछला ट्रैक रिकॉर्ड रहा है सरकार का, जैसा आपने कहा कि केवल सरकार आदेश वाली जो स्थिति है कि हमने कर दिया, आप उसे स्वीकार करो, ये उसी पैटर्न पे रहेगी, या लोकप्रिय कुछ बजट में कुछ ऐसी लोकप्रियता वाले कुछ ऐसे नए-नए वह कुछ ऐसी योजनाएँ लाएगी जिससे लोगों को आने वाले चुनाव में उन्हें राजनीतिक रूप से उसका फ़ायदा मिल सके? नहीं, देखिए मुझे लगता है सोशली अगर आप बजट सोशल स्कीम पे जाएगा तो कोई पर्टिकुलर जो एक जाति होती है, वो जाति के लोगों का कुछ लीडर का कोई स्मारक बनने की बात होगी या ऐसा कुछ होगा। पॉपुलिस्ट बजट देना फिलहाल इस कर्जे वाली परिस्थिति में इतना आसान नहीं होगा। अगर आपने दे भी दिया तो आप अगर डिलीवर नहीं कर पा रहे तो भी समस्याएं होंगी। जैसे किसानों को वो 6-6 हजार वाली जो बात आई थी साल की, उसमें अल्टीमेटली क्या हुआ? नाराजगी है ना। अभी किसान को एमएसपी मांग रहा है कि वो नहीं चाहिए, हमको हमारा मेहनत करेंगे, हमको हमारा पैसा दे दो। तो अल्टीमेटली बात यहाँ पे आके अटक जाती है। तो पॉपुलिस्ट मेजर वाला बजट आप लाने के लिए आपकी जो स्टेट ट्रेजरी है या जो भी आपका मतलब राजकोष है, उसमें कितना पैसा है, क्या ये डेट वाला मामला है, तो उसके चलते इन इन मुद्दों के नजर माने इन मुद्दों को मद्देनजर रखते हुए आपको ये डिसीजन लेना पड़ेगा। और पॉपुलिस्ट मेजर अगर होगा तो भी किसी ज्ञाति के किसी लीडर का स्मारक या किसी के नाम पे एयरपोर्ट की डिक्लेरेशन, ऐसा सब कुछ होगा बजट में। हालांकि बातें आ रही है कि सरकार पॉपुलिस्ट बजट देगी इस बार, क्योंकि 240 सीटें आई, लेकिन पॉपुलिस्ट बजट देने की बजाय अगर आप मतलब जो 70 पेपर्स लीक हुए हैं पिछले 10 सालों में, वो आप सही से ढंग से एग्जामिनेशन करवा दीजिए। सुप्रीम कोर्ट के इंटरवेंशन की जरूरत नहीं, नौकरियां दिला दीजिए। अभी मेरी बात हुई किसी एक इंसान से जो कलकत्ता से, उनका कहना है कि सिग्नल वायलेशन वहां पे मतलब एक हर एक नुक्कड़ पे पुलिस वाला होता है, तो सिग्नल वायलेशन की संभावना कम है। लेकिन दूसरे राज्यों में क्या हाल है कि आप सिग्नल वायलेट करता है, आपके घर सीधा वो चालान आ जाता है 1000-2000 का, 1500 का। वहां पे क्या होता है, वहां पे पनिशिंग सिस्टम है, पुलिस वाला खड़ा है, आपने सिग्नल वायलेट किया, आपका गाड़ी रोक के सीधा वो आपका हवाई निकाल देगा। समझिए आप, ठीक है? तो वो इतना महंगा नहीं है, 1000-1500 वाला मामला नहीं है।
यहाँ पे सीधा कलेक्शन सिस्टम बना दिया है, इफ यू डोंट कंप्लाई तो वो कलेक्शन सिस्टम बन गया है। तो उसके मद्देनजर रखते हुए पॉपुलिस्ट मेजर लाना, मुझे लगता है कि आपको नौकरियां कैसे आप जनरेट करेंगे आने वाले दिनों में, पब्लिक के हाथ में आप डिस्पोजेबल इनकम कैसे देंगे, और वो डिस्पोजेबल इनकम होगी तो वो खर्चा भी करेगा, यूपीआई के ट्रांजैक्शन के ऊपर टैक्स भी भरेगा, जीएसटी भी भरेगा, लेकिन अल्टीमेट थिंग इज कि नौकरियां होनी चाहिए। अब हालात ये नहीं होने चाहिए कि बॉम्बे में जिस तरीके की भीड़ हुई या भरूच में थर्मेक्स लिमिटेड को जो रिक्वायरमेंट आई और जो भीड़ हुई, ऐसे हालात नहीं होने चाहिए। और सरकार को ही नौकरियां देनी पड़ेगी ना आज प्रशांत जी, क्योंकि देखिए सबसे बड़ी हिंदुस्तान की कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, अगर उसका सालाना टर्नओवर आप देखेंगे तो 9.8 लाख करोड़ है पिछले साल का, पिछले वित्तीय वर्ष का, यानी कि 10 लाख करोड़। और उसका जो मुनाफा है वो 67,000 करोड़ है, मतलब कि 6.7% उसका टर्नओवर है उसके मुताबिक। बैंक के ब्याज दर से डबल, बैंक का ब्याज दर जो है वो 3.5% के आसपास है, इनका 6.7 मतलब 7% आप लेके चलिए। सरकार की जीएसटी की कलेक्शन जो है वो पिछले साल की वित्तीय वर्ष की 18 लाख करोड़, यानी कि रिलायंस का जो टर्नओवर है उसका दुगना। तो नौकरियां तो सरकार को ही देनी पड़ेगी। अब उसमें से स्टेट का शेयर दीजिए, ये दीजिए, वो दीजिए, जो भी देना है स्टेट को भी नौकरियां खड़ी करनी पड़ेगी, राज्य केंद्र सरकार को भी नौकरियां खड़ी करनी पड़ेगी। अल्टीमेट बजट जो भी है, अगर बजट में नौकरियां खड़ी करने की बात होती है तो मैं मानता हूं कि पॉपुलिस्ट बजट लाएगा, लेकिन नौकरियां खड़ी करने के लिए जिस तरीके का आपको इंसेंटिवाइज करना पड़ेगा इंडस्ट्रीज को, एग्रीकल्चर को, सर्विस सेक्टर को, वो आप कहां से करेंगे, वो पैसा कहां से लाएंगे, ये मुझे लगता है सबसे बड़ा चैलेंज है। बिल्कुल ठीक बात, सरकार सामने बड़े चैलेंज हैं। अच्छा, साथ में जीडीपी की बात लगातार कही जाती है, जीडीपी को लेकर तमाम तरह के सरकार के दावे होते हैं। वहीं अगर हम पर कैपिटा इनकम की बात करें, जो एक प्रति व्यक्ति आय है, तो ऐसे में आम आदमी के लिए जीडीपी का कितना महत्व है और पर कैपिटा इनकम का क्या महत्व है? दोनों के बीच आप किस तरह से कॉमन मैन के लिए कौन सी चीज ज्यादा जरूरी है? पर कैपिटा इनकम कॉमन मैन के लिए ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आप सभी कंट्रीज का जो बेंचमार्क है, उसकी सक्सेस है, उसकी इकोनॉमिक सक्सेस है, उसमें आप पर कैपिटा जीडीपी देख लीजिए, पर कैपिटा वो कितना कमाता है वो देख लीजिए। अमेरिका में कुछ, लेकिन सरकार पर कैपिटा इनकम की बात क्यों नहीं करती, जीडीपी की ज्यादा बात करती है? इसके पीछे क्या उसका उद्देश्य रहता है? इसलिए मैं बात करता हूं, पर कैपिटा इनकम इंपॉर्टेंट है। जीडीपी भी, मतलब जीडीपी इज अ बेंचमार्क ऑफ द कंट्री। जब बड़ा देश होता है तो ऑब्वियसली उसकी जीडीपी ग्रो होगी, कोई उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मुझे ऐसा एक राष्ट्र बताइए पूरे विश्व में जहां पे 80 करोड़, उसकी मतलब जो आबादी है 140 करोड़ की, उसपे से आप 80 करोड़ लोगों को कितना परसेंटेज हुआ अगर हम कैलकुलेट करें तो रफली 140 करोड़ की आबादी है, 60% आबादी को आप फ्री ऑफ कॉस्ट राशन दे रहे हैं, तो उनको आप इतना सक्षम नहीं कर रहे हैं पर कैपिटा इनकम बढ़ाने के लिए, उतनी आप मतलब पॉसिबिलिटीज नहीं कर रहे हैं, चाहे वो गवर्नमेंट स्पेंडिंग से हो या प्राइवेट स्पेंडिंग से हो, नौकरियां इतनी नहीं मिल रही। आप बोल रहे हैं 25 करोड़ लोगों को गरीबी से हटाया, तो 25 करोड़ लोगों को जब आपने गरीबी से हटाया तो किस तरीके से हटाया आपने? जो गवर्नमेंट में एलआईजी एमआईजी के जो मकान की स्कीम्स है उसका आपका बेंचमार्क है, लेकिन एलआईजी एमआईजी की स्कीम्स जो है वो आपने फ्री नहीं दिए, उसके मतलब उनको उनका जो इंस्टॉलमेंट है वो भरना पड़ता है, तो वो इंस्टॉलमेंट कहां से कमा के लाएगा? उसके लिए तो कुछ व्यवस्था करनी पड़ेगी ना, वो जब तक नहीं करेंगे तब तक समस्या है। बिल्कुल ठीक कहा आपने कि जो जब तक वो, तो उसके लिए हाँ, तो पर कैपिटा इनकम आप बोल रहे हैं कि जो नल के कनेक्शन हमने दिए या जो स्वच्छ भारत अभियान के जरिए जो टॉयलेट्स हमने बनाए, तो हम बोल रहे हैं कि हमने गरीबी से लोगों को निकाल लिया, लेकिन अल्टीमेटली उसके हाथ में पैसा कितना है, डिस्पोजेबल इनकम। अगर मैं प्रशांत जी के वहां मेरठ में आता हूं और प्रशांत जी मतलब धड़ल्ले से कहते हैं कि आइए हिमांशु भाई अच्छे से रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते, तो वो आपके जेब में पड़े पैसे का कॉन्फिडेंस है। लेकिन अगर मैं मेरठ आता हूँ, प्रशांत जी बोलते ठीक है हिमांशु जी है, लेकिन मैं तो हूं नहीं, मैं दिल्ली गया हूँ, मतलब मैं समझ जाऊंगा कि प्रशांत जी कुछ बचना चाह इतना, रहे हैं। हाँ बचना चाह रहे हैं, पैसा है नहीं इतनी इनकी जेब में। तो मामला ये है, ये जो कॉन्फिडेंस है ना, पैसा कॉन्फिडेंस है। डिमोनिटाइजेशन के टाइम पे क्या हुआ था, आपका कॉन्फिडेंस आपसे छीन लिया गया था, आपका पैसा आपकी बैंक में पड़ा था लेकिन आपके जेब में नहीं था।
आप डिजिटली भी कहीं पे जाइए तो डिजिटल कहीं पे चलता था, कहीं पे नहीं चलता था, कहीं पे पॉस मशीन्स थे, कहीं पे नहीं थे। तो ये समस्याएं थी। अच्छा, किसी भी अर्थव्यवस्था को बूस्ट अप करने के लिए, किसी भी इकोनॉमी को आगे बढ़ाने के लिए उसमें लिक्विडिटी जो मार्केट का कैश फ्लो है वो ज़्यादा होना चाहिए, या जो ऑनलाइन ट्रांज़ैक्शन है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होती हैं? नहीं, लिक्विडिटी देखिए, अगर आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के जरिए भी रखते हैं, डिजिटल करेंसी रखते हैं, ठीक है, लिक्विडिटी लिक्विडिटी है। लिक्विडिटी आपको पंप करती रहनी पड़ती है। जो अमेरिका ने 2008 से करती रही, तो अमेरिका में कुछ समीकरण गलत हो गए, इसलिए आज ये हालात है अमेरिका में। क्योंकि अल्टीमेटली वो बोलते हैं ना, एक देयर इज अ सेइंग कि पार्टी कंटिन्यूज टिल यू कीप ऑन पोरिंग द लिक्विड। मतलब जब तक वो लिक्विड मिल रहा है तब तक पार्टी शुरू है। जब वो लिक्विड मिलना खत्म हो जाता है तो पार्टी खत्म हो जाती है। खाना वाना खा के सब लोग घर चले जाते हैं। तो लिक्विडिटी का यही स्वरूप है, पार्टी विल कंटिन्यू टिल यू कीप ऑन पोरिंग द लिक्विड। तो लिक्विडिटी कैसे आप इन्फ्यूज करेंगे, सरकार मतलब कैसे इन्फ्यूज करेगी, डेट के सामने लिक्विडिटी कितनी, किस तरीके से लेके जाएंगे, सब थोड़े टेक्निकल मामले। अगर आप देखने जाए, दर्शकों को शायद ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड लगेंगे, लेकिन एक क्लियर चीज है, लिक्विडिटी बेसिकली क्या है। सिस्टम में जो इंजेक्ट करते हैं आप पैसा, उसको लिक्विडिटी कहा जाता है, बैंक्स के जरिए। अब बैंक्स क्या करेगी, बैंक्स ऋण देगी, किसानों को देगी, एक्सपोर्टर्स को देगी, मैन्युफैक्चरर्स को देगी, एजुकेशन लोन देगी, व्हीकल लोन देगी, होम लोन देगी। तो लिक्विडिटी उस तरीके से वो पूरा पहिया घूमता रहता है। अब जब तक वो नहीं होगा तब बाकी की चीजें एड्रेस करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल, बिल्कुल ठीक कहा आपने। जब तक गवर्नमेंट उस पर ध्यान नहीं देगी तो चीज़ों पे एड्रेस करना भी मुश्किल होता है, और साथ ही जो कॉमन मैन की उम्मीदें हैं, वे कहीं न कहीं सरकार की सोच से अलग रहती है। जो विषय सारा जो विषय आपने पूरा विस्तार से उसको परिभाषित किया है। अगर हम बात करें कि जो अर्थव्यवस्था है, जो सरकार की सोच है, जो दृष्टिकोण पिछले जो लगातार उनका कार्यकाल 2 रहे हैं, जिस तरह का उन्होंने प्रदर्शित किया उस कार्यकाल में, उस अपने पूरे अर्थव्यवस्था को लेकर दृष्टिकोण। फाइनेंस मिनिस्टर इस बार भी तीसरे कार्यकाल में निर्मला सीतारमण जी हैं। तो सरकार क्या अपने उसी दृष्टिकोण से आगे बढ़ रही है, जो पुराना दृष्टिकोण रहा सरकार का? क्योंकि फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला जी हैं इस बार भी। तो सरकार अपने दृष्टिकोण में अर्थव्यवस्था को लेकर जरा सा भी बदलाव करने को तैयार नहीं है। इससे क्या ये प्रदर्शित होता है, या सरकार का मानना है कि जो हमारी पॉलिसी रही है इकोनॉमी को लेकर, अर्थव्यवस्था को लेकर, वो बिल्कुल सही ट्रैक पर है? नहीं, देखिए, अर्थव्यवस्था को लेके हमेशा चैलेंजेस रही है। ऐसा नहीं है कि पिछली सरकारों में इतना आसान था, क्योंकि भारत की जो भौगोलिक व्यवस्था है, जिस तरीके से भारत देश है, जिस तरीके से उसकी करेंसी वैल्यूएशन सिस्टम है, उसमें हमारे राष्ट्र की जो करेंसी वो 80 गुना जो बेंचमार्क करेंसी है वर्ल्ड की, उसके नीचे चल रही है फिलहाल। डॉलर के मुकाबले आप अगर कंसीडर करके चलते हैं, यूरो के मुकाबले करते हैं तो 90 रुपए के आसपास, और ग्रेट ब्रिटेन पाउंड के मुकाबले करते हैं तो 100 रुपए के आसपास। तो वेस्टर्न वर्ल्ड में जहां पे बेंचमार्क करेंसीज है, बेंचमार्क करेंसी के जरिए हमारी जो करेंसी है वो कम है, इसलिए लोग विदेश जा रहे हैं ना, क्योंकि मेहनत आपको यहाँ भी करनी है, वहां पे भी करनी है। वहां पे आपको मान लीजिए $3000 मिलता है, तो $36,000 वाले ब्रैकेट स्लैब में आप आ जाते हैं 35-40% वाले टैक्स ब्रैकेट में। तो आपका अगर मान लीजिए 35% चला गया 3000 में से हर साल, तो भी आपके पास $1800-1900 बचता है। तो $1800-1900 में आप मान लीजिए अपना वहां पे गुजारा कर लेते हैं 700-800 में, क्योंकि हम तो रोटी सब्जी खाने वाले लोग हैं, भारतीय लोग जो मेहनत कश प्रजा है। और अगर वहां पे $1000 भी बचा लिया आपने, तो आप महीने का $80,000 $80,000 बचाते हो। और मान लीजिए कि आपने पूरे साल का 80,000 6 8 जा 48 12 8 जा 72, मतलब ₹7,20,000 भी आपने बचा लिया। आने जाने का आपका टिकट का किराया और 1 महीना यहाँ पे रहे, अगर ₹1,00,000 भी आपने खर्च लिया तो भी आप ₹6,00,000 बचाते हो बेसिक जॉब्स में। बिल्कुल, बड़े बड़े जो एग्जीक्यूटिव लेवल के जॉब्स है उसकी मैं बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो ₹6,00,000 अगर मान लीजिए बंदा 10 साल वहां पे काम करता है, ₹60,00,000 लेके भारत में आके आसानी से रहेगा, आराम से। अपना शेयर बाजार में कुछ इन्वेस्ट कर देगा, रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर देगा, घर भर भाड़े पे चढ़ा देगा, उसका खर्चा चलेगा। लेकिन वो ₹6,00,000 यहाँ पे वही काम करने से, स्विगी या ज़ोमैटो में डिलीवरी बॉय के तरीके से काम करने से, क्या वो साल का ₹6,00,000 बचा सकता है? सबसे बड़ा सवाल ये है। तो पर कैपिटा की जो बात आती है वो ये आती है। उसके चलते जो इकोनॉमिक डिजाइन या इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की जो बात है वो यही है कि पर कैपिटा इनकम कितना बढ़ाया आपने। वो बेंचमार्क अगर आप देखेंगे तो सरकार के आंकड़े कुछ और कहते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली अगर आप देखने जाएंगे तो जो बात मैंने कही वो है
कि वहां पे अगर मान लीजिए कोई डिलीवरी बॉय की हैसियत में काम करता है तो खाना भी उसका फ्री हो जाएगा, उसका रहने का ही उसका कॉस्ट है $500 के आसपास, उसका 2 टाइम का खाना भी मतलब वो कर लेगा वहां पे, किसी भी रेस्टोरेंट में अगर डिलीवरी बॉय के तरीके से काम करता है। घंटे के 8 या $10 आप लेते हैं, मान लीजिए आप 10 घंटे काम करते हैं तो $100 आपके हुए, 30 दिन आप काम करते हैं 30,000, 20 दिन काम करते हैं 2,000, तो चलिए 2,000 वाले में आपका टैक्स ब्रैकेट भी कम हो जाएगा, फिर भी आप 1800 वाली रेंज में है, 1500-1800 वाली, तो आप अपना तो गुजारा उस तरीके से कीजिए, $1000 बचाते तो भी पैसा है। तो वो चीज यहाँ पे नहीं बैठती है। तो आर्थिक रूप से भारत के सामने चैलेंजेस हमेशा पहले से रहे, ऐसा नहीं है नहीं रहे, लेकिन उसको इंसुलेट कैसे करना है। मान लीजिए कहीं पे करेंसी डिवैल्यूएशन होता है तो उसकी इंपैक्ट भारत की करेंसी पे आएगी, ठीक है। अब अगर वो करेंसी की प्रॉब्लम जो डिवैल्यूएशन की उसको सॉल्व करने की किसी ने कोशिश की तो उसका जो सॉल्यूशन आता है उसकी भी इंपैक्ट भारत की करेंसी पे आएगी, क्योंकि या तो करेंसी बढ़ेगी या तो घटेगी, बेंचमार्क में जो भी है। तो अगर आप मान लीजिए आपने आपकी करेंसी जो आज आज डॉलर बेंचमार्क अगर 80-85 के ऊपर चल रहा है, आपने कुछ चीजें मतलब बेचनी है या कुछ करना है तो वो 85 के ऊपर चल रहा है। अब मान लीजिए कल को कुछ वर्ल्ड में कहीं कोई टर्किश लीरा में है, उसमें कुछ प्रॉब्लम हुआ, डॉलर डिफ्लेट हुआ और आ गया 80 पे, आपकी पेमेंट सिस्टम क्या रहेगी फिर? आपने तो माल खरीदा है वो ₹5 का डिस्काउंट मद्देनजर रखते हुए, ₹5 का नहीं लेकिन ज्यादा, तो आपके मुनाफे में कटौती होगी। आपने जो इनपुट कॉस्ट लगाई है, मान लीजिए कि कोई एयर कंडीशनर्स बना के यहाँ से एक्सपोर्ट करता है, तो उसने वो कॉपर वगैरह जो भी मंगवाया है अपना कारखाना चालू रखने के लिए, कॉपर के भाव में भले तेजी है, वो 85 वाले में उसने मंगवाया है, अचानक डॉलर का भाव टूट गया, 80-82 पे आ गया, जब उसका माल तैयार होकर शिपमेंट के लिए तैयार है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुए हैं, लेकिन वो जो कॉन्ट्रैक्ट करेगा वो 82-80 पे करेगा। 85 में उसने माल खरीदा है, समझो आप मेरा पॉइंट। तो 80-82 वाले में उसका मुनाफा कट जाएगा। तो दिक्कतें हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है, और सरकारें एक रात में सॉल्व भी नहीं कर सकती, लेकिन आपकी जो पॉलिसीज होती है वो उस दिशा में होनी चाहिए कि आप उसको इंसुलेट कैसे करेंगे अपनी इकोनॉमी को हर ऐसे इकोनॉमिक वॉरफेयर से। अब आज मान लीजिए जिस तरीके से साइबर अटैक की खबरें आ रही है, तो शेयर बाजार में कल आप देख लीजिए, आप मंडे को देख लीजिएगा कितना नुकसान हुआ, इसका आंकड़े आना शुरू हो जाएंगे कल के अखबार में, जिसमें गलती भारतीयों की नहीं है, आप समझने की कोशिश कीजिए। वो टेक्नोलॉजिकल प्रॉब्लम है, दुनिया में एक साइबर अटैक हुआ उसकी वजह से हो रहा है, उसकी वजह से। तो इकोनॉमिक चैलेंजेस है, उसको इंसुलेट आप कैसे करेंगे, और उसमें जॉब्स और उसमें डिस्पोजेबल इनकम, उसमें लिक्विडिटी की बात है, उसमें पूरी व्यवस्था चलानी, 140 करोड़ लोगों को 2 टाइम खाना खिलाना है। ये बड़ा अगर बड़ा टास्क है सरकार के लिए। अगर सरकार नागरिकों को, सिटीजन्स को अपनी जिम्मेदारी मानती है, तो अगर सरकार एक एंटरप्राइज की तरह चलाना चाहती है, नागरिकों को और मतलब वो कंज्यूमर्स के तौर पे चलती है, तो फिर क्या है कि आपके डेटा के भाव बढ़ेंगे, ना ट्राई इसमें कुछ बोलेगा, ना सीसीआई इसमें कुछ बोलेगा, ना कोई मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स या कोई इसमें इंटरवीन करेगा और पूछेगा कि भाई आप ये क्या कर रहे हो, ना कोई पीआईएल दाखिल होगी कोर्ट में। कहने का मतलब अल्टीमेटली आपने एक पूरा एंटरप्राइज मॉडल बना के रख दिया इसका। बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा कि कोई पूछने वाला नहीं है, कोई कहने वाला नहीं है, कोई भी जिस तरह डाटा के रेट बढ़ा देगा। नुकसान हो रहा है तो हम क्या करेंगे, थोड़ा पैसा इकट्ठा कर लेंगे, बात खत्म हो गई, एक पैसा लगा देंगे, फिर भी क्या 140। आप रेलवे में जो 2.5 करोड़ लोग रोज के ट्रांसपोर्टेशन का हिस्सा बन के जाते हैं आते हैं, उसका टिकट में अगर आप ऑनलाइन बुकिंग वगैरह देखेंगे तो उसमें इंश्योरेंस की कुछ कॉस्ट होती है छोटी सी, तो कितना करोड़ होगी रोज की। सही। तो ये सब मुद्दे हैं, तो इकोनॉमी को कैसे करना है, आई थिंक उसके लिए आपको अच्छे इकोनॉमिस्ट चाहिए, जैसे डॉक्टर मनमोहन सिंह हुआ करते थे, अच्छे आरबीआई के बैंकर से जैसे डॉक्टर रघुराम राजन हुआ करते थे, और आपको वो तजुर्बा चाहिए। कंट्री को पॉलिटिकली मैनेज करना ना करना वो बात अलग है, विचारधारा में ले जाना ना ले जाना, पोलराइजेशन करना, जैसे आज योगी जी ने जिस तरीके से वो कहा है कि हर एक उस पे नंबर प्लेट, ये सब करना ठीक है, आपका पॉलिटिकल एजेंडा आप कीजिए, लेकिन कंट्री को इकोनॉमिकली चलाने के लिए आपको उन जगहों से गुजरना पड़ेगा। जब तक आप उन जगहों से गुजरे नहीं हैं, तब तक आप पॉलिटिकली देश चला लेंगे, पॉलिटिकली आप मतलब एक वोटिंग वगैरह करवा लेंगे, लेकिन इकोनॉमिकली
ये बात ऐसी हो जाती है प्रशांत जी, हम चर्चा कर लेंगे इधर, लेकिन अल्टीमेटली आपको और हमको दोनों को घर चलाना है, तो वो पैसा कहाँ से लाएंगे, सवाल ये होता है। मेन संघर्ष तो यही है कॉमन सामान्य व्यक्ति का। ना चर्चा है, पॉलिटिक्स, ये सब ठीक है, नगद नारायण आप कहाँ से लाएंगे, कहाँ से लाएंगे, ये बड़ा विषय है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बहुत important है। अच्छा, जो सरकार की जो जैसे कि एक अगर हम बात करेंगे सामान्य व्यक्ति की, मैं सामान्य व्यक्ति के दृष्टिकोण से ही बात करता हूँ पूरी चर्चाओं में आज, कि जो बजट के प्रति एक जैसे पहले आकर्षण होता था, बजट के प्रति उत्सुकता होती थी कि सरकार क्या लाएगी बजट में जिससे कि हमें राहत मिलेगी। लेकिन अगर हम देखें इस बार मतलब उदासीनता एक सामान्य व्यक्ति के विचारों में या उसके दृष्टिकोण में वह इस तरह से चर्चा में शामिल नहीं हो रहा है। वह इस तरह से जिज्ञासा उसके अंदर नहीं दिखाई दे रही कि बजट में सरकार हमारे लिए कुछ राहत भरी घोषणाएं ला सकती है, क्या ला सकती है। तो आपने ये पूरे एक उदासीनता जो एक सामान्य व्यक्ति के अंदर आ रही है, इसके पीछे क्या कारण है विशेष रूप नहीं, से? उदासीनता से भी क्या है, ज्यादा बजट अगर हम देखने जाए तो बजट ज्यादातर पब्लिक समझती है, उसको वो लेना देना नहीं है कंट्री की जीडीपी से। अब शाम को गए अपने मतलब काम पे निकले, सुबह शाम को कुछ घर पे लेके आए सामान, जो भी लेके आए। आपके नॉर्थ वगैरह में तो शाम को 6 साढ़े 6 बजे आके 2 पैक मारेंगे, फ्रेश होके खाना वाना खाएंगे और टीवी देखेंगे और सो जाएंगे। अभी ये ओटीटी का जमाना है, थोड़ा ओटीटी नेटफ्लिक्सिंग कर लेंगे, सो जाएंगे। यहाँ पे ये माहौल है, लोग रात को खाना खाने जाते हैं, गुजरात में घूमने जाते हैं, चाय पीने जाते हैं, खाना खाने जाते हैं, तो उस तरीके का माहौल है। तो वहां पे अगर मैंने बहुत ऑब्जर्व किया एज अ स्ट्रीट जर्नलिस्ट, एज अ कब जर्नलिस्ट, बजट होता है तो यहाँ पे हमारे क्या है, बहुत सारे आइसक्रीम के जॉइंट्स एक जगह पे रेस्कोस में, वहां पे जाएंगे, बहुत सारे लोग ऐसे बोलते सुपर बजट दिया। हम पूछते थे क्या है भाई सुपर इसमें, नहीं वो सब बोल रहे हैं सुपर है तो सुपर है। उनको वो मतलब 2014 से पहले ये हालात थे कि बजट के बारे में पता नहीं था। 2014 के बाद तो नॉन इवेंट हो गए और उसके बाद जो हो रहा है वो तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटीज में हो रहा है, ये सुपर बजट है, ये वो है, लेकिन उनको पता ही नहीं है कि रुपया कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है। वो रुपया अगर कहीं पे जा रहा है तो वो खर्च करने के लिए 40 पैसे का कर्ज लिया है, वो 40 पैसे के कर्ज के ऊपर 20 पैसे का ब्याज चुका रहे, ये इनको बेसिक ये समझ नहीं है। और पब्लिक को इनसे, सही में पब्लिक को इनसे कोई लेना देना नहीं, मतलब लेना देना नहीं, अगर आप देखने जाए तो ठीक है। लेकिन बजट में इंटरेस्ट इसलिए हुआ करता था कि क्या घड़ियां सस्ती हुई, कैलकुलेटर सस्ते हुए, कंप्यूटर सस्ते हुए, वॉशिंग मशीन सस्ते हुए, टेलीविजन सस्ता हुआ, मतलब एक ऐसी अफवाह आ जाती थी अगर कोई खरीदने गया कुछ टीवी उससे पहले, तो बजट के बाद ये महंगा होने वाला, इसके ऊपर टैक्स लगेगा, वो अलग की बात है, वो दुकानदार ने चिपका दिया आपको, उसके बाद शायद सस्ता भी हो जाता था। पर पॉइंट ये था कि वो एक एक्साइटमेंट हुआ करता था, वो सप्लाई चेन थे उस जमाने में, कि आज आपने जैसे ऑनलाइन ऑर्डर किया और कल को टीवी वाला के यहाँ पे इंस्टॉल कर देगा, ऐसा नहीं था। तो आप घूमते थे, देखते थे, चाट पकौड़ी खाते थे, कुछ चाय वाय पीते थे, टपरिया कम थी, लेकिन तो ये सब कंज्यूमराइजेशन होता था उस जमाने में बजट के आसपास। बजट के आसपास उन जमाने में मार्केट्स में थोड़ी तेजी देखने को मिलती थी आपको। बिल्कुल बिल्कुल। और बजट ऐसे उसमें आता था जब फाइनेंशियल ईयर जो है आपने मार्च का कर दिया, तो जनवरी फरवरी में वो जो टारगेट्स रहते हैं मार्च वाले, वो ज्यादातर बजट के अचीव हो जाते थे। तो ये सब चीजें हो, जो कांच बेच रहे हैं वो जाके रियल एस्टेट वाले को बोलेगा कि बॉस ले लो, अभी 4 ट्रक बुक करवा लो, अगर आपका ये बिल्डिंग बन रहा है तो आपको चाहिए ही चाहिए रहेगा। बजट के बाद महंगा हो रहा है, बजट के बाद ये फुट के ऊपर 4 रुपया महंगा रहेगा, तो वो पूरा कैलकुलेट करेगा कि मुझे तो 10,000 फुट चाहिए, तो 4 लाख रुपया मैं क्यों ज्यादा दूं, तो बोले ठीक है चल भाई बुक कर। बिल्कुल तो ये सब चीजें होती थी, और सब सिस्टम खत्म हो गया है जिस तरह की बजट नॉन रेल का बजट है नहीं, तो रेल को लेके इसलिए नहीं है कि रेल में अगर गाड़ियां बढ़ती है, मान लीजिए कुछ ट्रेन का अनाउंसमेंट आप करते हैं कि यहाँ इस रूट में गाड़ियां बढ़ेगी, तो वहां पे क्या है, बड़े बड़े जो मेट्रो सिटीज वगैरह है वहां पे वो ट्रेन रिलेटेड जो एक इकोनॉमी होती थी उसमें लोग ज्यादा आएंगे। कोई स्टेशन के सामने मान लीजिए ढाबे है, चाय की दुकान है, वहां पे टूरिस्ट ज्यादा आएंगे, जो लोग ज्यादा आएंगे। 2 गाड़ियां बड़ी है तो मतलब आप सोच लीजिए उस पर्टिकुलर जंक्शन पे जो उतरने वाले हैं, तो उसकी वजह से जो एक रूरल मतलब एक अर्बन इकोनॉमी चलती थी, रिक्शे वालों की, ट्रांसपोर्ट वालों की, ट्रैवल वालों की, या सामने जो ढाबे है या खाना मिलता है या कुछ इंपॉर्टेंट मेडिकल स्टोर्स वगैरह, तो उनको लगता था कि 200 लोग ज्यादा आना जाना शुरू करेंगे हमारे यहाँ पे कल से।
तो ये बिल्कुल नहीं सही है, कहा आपने, बिल्कुल सही ये कहा आपने, नहीं। बड़े अच्छे तरह से परिभाषित किया पूरे विषय को। अच्छा, जो आर्थिक असमानता जो बढ़ रही है देश के अंदर, एक वर्ग तो बहुत ही संपन्न होता जा रहा है, जो कि बहुत कम प्रतिशत है अगर देश की जनसंख्या के हिसाब से देखें, और एक बहुत बड़ी आबादी, बिल्कुल जैसे कि 80 करोड़ गवर्नमेंट सरकार खुद कहती है कि 80 करोड़ लोगों को हम राशन उपलब्ध करा रहे हैं। तो जो आर्थिक असमानता बढ़ रही है इसके पीछे कौन से ऐसे मुख्य कारक हैं जो सरकार को एड्रेस करने चाहिए, और सरकार को विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए जिससे कि आर्थिक असमानता का जो गैप है, वह कुछ कम किया जा सके? अब आर्थिक असमानता की गैप की बात जहां तक करें तो आज जो लोग राजनीति में हैं, उन्होंने वो आर्थिक असमानता देखी है, वो वहां से आए हैं, मतलब उनका कहना है कि हमने गरीबी देखी है। तो वो क्यों ये समझ नहीं पा रहे कि आर्थिक असमानता है? सबसे पहला प्रश्न ये है। और आर्थिक असमानता इसलिए आपको ज्यादा दिख रही है, आर्थिक असमानता बढ़ रही है, रादर मैं ये कहूंगा, क्योंकि इसमें भी आपको एक समझने वाली चीज है। मतलब जो आजादी के 20 साल, आजादी के समय पे जो लोग जन्मे 47 40 50s में, उन्होंने जो 20 साल का आजाद भारत देखा, जब वो वयस्क हुए, मतलब मान लीजिए 50 में कोई जन्मा है तो 71 में वो 21 में कॉलेज से निकल के वो कुछ करना चाहता था। उन्होंने किया, मेहनत किया। आज वो 50 वाली जो जनरेशन अगर आप 224 में देखेंगे तो 75 साल के हो गए। 75 साल में उन्होंने कुछ अचीव किया है, बिजनेसेस अचीव किए हैं, किसी ने कुछ किया है। पिछले, मैं ऐसा मानता हूं कि ये जो मेहनत का जो दशक था वो 47 से लेके 77 तक, 30 साल, 47 टू 57, 57 टू 67, 67 टू 77, और अगर ज्यादा आप खींच के चले तो 87, 40 साल देश के आजाद होने के बाद एक पूरी जनरेशन थी जिसने मेहनत की, जिसने टेक्नोलॉजी इस तरीके से नहीं देखी थी, जिनको खुद का घर भी बनाना था और ये सब करना था। आज क्या हो गया है? आज एक बना बनाया घर है, पेरेंट्स ने गवर्नमेंट नौकरियां किया है तो पेंशन है, तो उसकी वजह से एक सुखी साधन संपन्न फैमिलीज हमको बहुत सारी जगह पे देखने को मिलते हैं। तो इसकी वजह से आपको असमानता वहां दिखती है कि जो 90 के दशक के बाद, या 90 के दशक से जो लोग ने जन्म लिया, 93 में जिस तरीके से कंट्री लिबरलाइज हुआ, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज आई, वो कहीं ना कहीं अर्बनाइजेशन उसमें बढ़ गया। अर्बनाइजेशन बढ़ने की वजह से एग्रीकल्चर के ऊपर रूरल में प्रॉब्लम्स आई, ये सब आया, और अल्टीमेटली चीजें क्या हुई, क्लाइमेट चेंज भी साथ साथ आया, तो आपकी कमोडिटी प्राइसिंग अप चली गई। तो अब जो बंदे गांव से शहर में आए, जिनके पास रहने के लिए घर नहीं है, झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं, और वो बस्तियां बढ़ती जाती। और इधर जैसे मैंने कहा 40 साल से मेहनत करके जो खड़ा किया है, अब उसमें क्या है कि उसमें दूध के ऊपर जो उफान आता है, वो उफान से ही उनका घर चलता है, पेंशन से घर चलता है, उनकी सैलरी सेव होती है, कोई फॉरेन चला गया है तो वहां से वो पैसा भेजता है। ये इकोसिस्टम डेवलप जो हुई, मेहनत करके जिस तरीके से बच्चों ने किया, उनके पिता ने किया, या उनके मतलब थर्ड जनरेशन तक जब ये चला, 40 साल अगर आप देखने जाएंगे किसी राष्ट्र की आजादी के उसमें, तो 3 जनरेशन ने बहुत ही मेहनत कश तरीके से काम किया और अपना बिल्टअप किया। 87 में अगर जो लोग जन्मे हैं वो आज मतलब 40 साल के आसपास हो गए। तो टेक्नोलॉजी का एक्सपोजर इतना नहीं था, बच्चे जन्मते ही मतलब सीधा आज मोबाइल फोन उठा लेते हैं, आईपैड मांग लेते हैं, या गाड़ियां मांग लेते हैं, ये सब नहीं था उस जमाने। तो उसकी वजह से जो समस्याएं समाज में शुरू हुई है, वो कहीं ना कहीं एक आर्थिक असमानता का बड़ा स्वरूप ले चुकी है। और दूसरी तरफ, जैसे मैंने कहा, कंट्री के सिटीजन्स को सिटीजन्स नहीं माना जा रहा है, उन्हें कंज्यूमर्स माना जा रहा है। तो एक एंटरप्राइज मॉडल है कि शादी का खर्चा आया तो ठीक है, डेटा का भाव बढ़ा दीजिए, उसमें से निकल गया शादी का खर्चा, ठीक है। अब यहाँ पे सरकार यही करेगी कि ठीक है, इतना डेंट आ रहा है, यूपीआई पे टैक्स लगा दीजिए। तो ये पूरा एंटरप्राइज मॉडल बिजनेस एंटरप्राइजेस से गवर्नमेंट सीख रही है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो इस तरीके से जो छोटा आदमी जो शहर, गांव से शहर आया है, वो अपने सर्वाइवल के लिए क्या करेगा, और वो भी अनऑर्गेनाइज तरीके से जी रहा है। ऐसे तत्व होते हैं जो इनसे इनका रोजाना जो मेहनत करते हैं उसमें भी छीन लेते हैं, उनकी कोई सिक्योरिटी नहीं है। तो वहां से फिर सिस्टम से ऐसे लोग पैदा होते हैं और अल्टीमेटली कहीं ना कहीं राजनीति में या उस तरीके से चले जाते हैं। अब जितने भी माफियाज की अगर हिस्ट्री देखेंगे तो उनका क्या है, उनका उनका शुरुआत जो है वो मजदूरी से होता है। किसी भी आप माफिया डॉन का या कुछ भी देख लीजिए, वो मजदूर था,
एक रिवोल्ट किया, सिस्टम के सामने खड़ा हो गया, बाद में उसके बहुत सारे मतलब अपनी दबंगाई, अपनी रंगदारी करता रहा, दबंगाई दिखाई और बाद में उनको उनके गॉडफादर्स वगैरह मिलके उसको पॉलिटिकल शेल्टर दे दिया और वो वहां पे बैठा है शांति से। और इसके चलते अभी जो पॉलिटिकल व्यवस्था हुई है वो ऐसी हुई कि कोई दबंग नहीं है, जो है वो हम ही है। तो उसमें वो जो छोटे-छोटे दबंग या रंगदार जो खड़े हुए थे वो भी खत्म हो गए। तो असमानता इस दिशा में है, इस वजह से है और इनकम पूरा का पूरा अगर आप इनकम का भी मतलब आप देखेंगे तो जैसे मैंने कहा महंगाई है, बेरोजगारी है, लेकिन जो भ्रष्टाचार है वो पूरा एंटरप्रेन्योर हो चुका है अभी। हर एक मॉडल एंटरप्राइज मॉडल है जिसमें चाहे एम्प्लॉय हो तो उसको एम्प्लॉय की तरह नहीं देखा जा रहा है, उसको एक कंज्यूमर के तरीके से देखा जा रहा है। एक कंट्री है तो उसमें कंट्री में सिटीजन्स को सिटीजन्स के तरीके नहीं कंज्यूमर के तरीके से देखा जा रहा है कि आप कितना पानी कंज्यूम करते हैं, आप कितनी बिजली कंज्यूम करते हैं। ये सब अब तक क्या था कि सरकार कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है आपको फ्री देना है, आप कितना एजुकेशन कंज्यूम करते हैं, कितना हेल्थ केयर कंज्यूम करते हैं, तो कंज्यूमर मॉडल आ गया है पूरा का पूरा। एल्विन टॉफलर ने इसके बारे में लिखा है कंज्यूमरिज्म के बारे में कि पूरा का पूरा कंज्यूमर ड्रिवन इकोनॉमी होने वाला है और वर्ल्ड में सब जगह पे ही है, ऐसा नहीं है कि भारत में ही सिर्फ। तो इसके चलते आपको असमानता देखने को मिलेगी। दूसरा क्या हुआ है कि इसके चलते जिस तरीके से जो सरकार है जिन्होंने डेवलपमेंट का मॉडल दिया है या इंफ्रास्ट्रक्चर की बातें की, उन्होंने जमीन के भाव बढ़ा दिए, उसकी वजह से जमीन के भाव बढ़ गए। तो जो पैसा आया है, जो नया नया पैसा आया है, वो मेहनत से नहीं आया है। गुड़गांव, नोएडा, इन जगहों पे अगर आप देखिए, गाजियाबाद, तो पैसा किस जगह, जमीन से आया है पैसा। तो पूरे हिंदुस्तान में छोटे से छोटे कहीं गांव में भी मॉल डेवलप हो रहा है, कहीं कंस्ट्रक्शन हो रहा है, कहीं मतलब नए लेविश फ्लैट्स बन रहे हैं, लग्जूरियस फ्लैट्स बन रहे हैं। तो ये पैसा जमीन से आया है। ये कोई मेहनत से कारखाने लगाए, कोई इंफोसिस खड़ा किया, कोई टाटा एंटरप्राइज खड़ा किया, किसी ने मतलब हवाई जहाज उड़ाए, किसी ने स्टीमरें चलाई, ऐसा नहीं है। ये जमीन का पैसा सडनली, जो जमीन कौड़ी के भाव भी नहीं बिक रही थी, वो करोड़ों खरबों में बिकनी शुरू हुई। तो उसमें फिर क्या होगा, फॉर्च्यूनर ही चढ़ाएगा बंदा किसी के ऊपर, जाएगा पार्टी करेगा किसी क्लब में, पब में, ड्रिंक एंड ड्राइव एंड हिट एंड रन ही होगा। ये चीज है। जी, जी, जी। बहुत ही विस्तार से आपने पूरे विषय को परिभाषित किया है और जिस तरह से अर्थव्यवस्था को लेकर जो एक सामान्य नागरिक की, जो सामान्य व्यक्ति की जो आशंकाएँ होती हैं, क्या उनके मन में प्रश्न होते हैं, उसको भी इस चर्चा में से काफ़ी कुछ उसे समझने का मौका भी मिलेगा कि किस तरह से अर्थव्यवस्था काम करती है और देश की जो सरकारें वह क्या सोचती हैं। एक सामान्य नागरिक की क्या उम्मीदें सरकार से होती हैं। बहुत अच्छी तरह से आपने पूरे विषय को परिभाषित भी किया और मुझे विश्वास है दर्शकों को चर्चा ज़रूर पसंद आएगी। और मैं आपका भी आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूँ कि आपने पूरे विषय को अच्छी तरह समझाने के लिए अपना, हमारे दर्शकों के लिए अपना समय दिया। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत अभिवादन। और मैं आपसे भी आग्रह करता हूँ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। साथ ही संवाद इंडिया चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे संवाद इंडिया अपडेट आपको समय से मिलते रहे। आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत अभिवादन।